आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। 1993 से भारत में पंचायती राज कानून लागू है, लेकिन पंचायती राज कानून का बिहार के लोगों को कितना फायदा मिला, मजदूरों को कितना फायदा हुआ, या मनरेगा जैसी इतने लाभकारी योजना में के रहते हुए भी बिहार के मजदूरों ने पलायन किया। क्या पंचायती राज कानून जिसके 3 स्तर हैं उस पर अफसरों का कब्जा हुआ, या मुख्यमंत्री ने इस कानून को सही तरीके से लागू नहीं होने दिया कि यदि लागू हो गया तो फिर बिहार जो है बढ़ता बिहार बन जाएगा और उनकी गद्दी कहीं ना कहीं संसद में पड़ जाएगी। तो इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सुभाष सिंह कुशवाहा हैं, जनसुराज के संगठन महासचिव हैं। सर पहले तो स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल को भी, आपके दर्शकों को भी। पंचायती राज कानून की बात आ रही है। अभी आप लोग कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार आएगी तो नगदी फसलों के साथ मनरेगा को जोड़ दिया जाएगा। बड़ा अच्छा पहल है। क्या आप मानते हैं कि जो मजदूर यहाँ से पलायन करके बाहर गए हैं, पंजाब, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु में जो उनकी मजदूरी मिल रही है, उतनी मजदूरी आप दे पाएंगे यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही उचित है। बिहार से जो पलायन हो रही है, 2 प्रकार की पलायन हुई है। एक तो मजदूरों की पलायन हुई, तो जब मजदूरों की पलायन हुई तो किसान का कैसे काम होगा? किसान के खेत का भी तो काम मजदूरी करते हैं, तो मजदूर चले गए तब किसान भी मजबूरी में पलायन करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जो बच गए, जो यहाँ पर जो भी किसान, उसको खेती की परेशानी और अब जब मजदूर को ही वो देना शुरू कर दिए तो वह मजदूर अब खेतीहर मजदूर हो गया। एक तरह से सभी खेतीहर मजदूर बच गए। अब एक तरफ सरकार का जो पॉलिसी है कि हम जो अधिप्राप्ति करना है, जो किसान अनाज का उत्पादन करते हैं, तो बिहार में तकरीबन 14 प्रकार के अनाज का उत्पादन करते हैं। तो उस अनाज को खरीदने की भी व्यवस्था सरकार के पास नहीं है, तो मजदूरों को रोजगार को नहीं दिया। और दूसरे तरफ जब सरकार ने मनरेगा चलाया तो मनरेगा योजना को इसलिए दिया कि मजदूरों को रोजगार मिल जाए और जो इस टाइप के जो छोटे छोटे किसान बच गए थे वो भी उसमें काम कर ले और अपनी खेती भी कर ले, उस काम को भी कर ले। लेकिन यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई मनरेगा। तो मनरेगा में जितना पैसा आता है, अगर रियल में गाँव में चला जाए तो वास्तव में मजदूर भी सर, आप कह रहे हैं सुभाष जी कि मनरेगा में पैसा आता है, और विगत जहां तक हमारे पास हमारे सूत्रों की खबर है कि करीब करीब 7 महीने से मनरेगा के लोगों को वेतन नहीं मिला है। देखिए, आपने सवाल जो किया वेतन नहीं मिला, तो उसमें राज्य सरकार का जो शेयर लगाना वो दिया नहीं रहा, वो दिया नहीं, तो ये निश्चित रूप से केंद्र का जो शेयर आना है वो बंद हो जाता है। तो राज्य सरकार कहती है कि केंद्र ने पैसा नहीं दिया, राज्य सरकार तो ये नहीं कहती है कि हमने अपना शेयर नहीं दिया। देखिए, ये लोग जनता को मूर्ख बनाता है। पहले अब तो डबल इंजन की सरकार है, अब ये लोग किसको कहेगा? इसलिए ये सिर्फ आपस में लड़ करके दिमाग को भ्रमित करते हैं। लेकिन पहले आपका सवाल का जवाब पूरा हो जाए कि ये इसके लिए रोजगार सेवक एक पंच सरकार ने बना दिया। एक पंच मान लीजिए, इसी पद के लिए कि बेरोजगारों को रोजगार देगा रोजगार सेवक, और रोजगार सेवक को प्रतिदिन ऑफिस में बैठना है। उसका ऑफिस है पंचायत सरकार भवन, आज जहाँ पंचायत सरकार भवन नहीं है वहाँ ग्राम पंचायत कार्यालय। पूरे बिहार में रोजगार सेवक को महीना दिन खोजते रह जाइएगा, वो नहीं भेंट होगा। जॉब कार्ड भी बनाना उसी का अधिकार है, जॉब कार्ड उसी को बनाना है और रोजगार उसी को देना है। पहले आओ पहले पाओ। जो मजदूर पहले आवेदन देगा उसको काम देने के बाद ही तीसरा मजदूर को दे सकते हैं। और मनरेगा में बिना मांगे हुए मजदूरी भी नहीं देना है। तो यदि मजदूरी मांगा, कोई मजदूर आवेदन दिया, तो बिहार सरकार श्वेत पत्र जारी करे कितना मजदूरों ने आवेदन किया। आप बिना मजदूरों के डिमांड को आप मतलब सुभाष जी, जब मान लीजिए कि 100 दिन का रोजगार मिलता है इसमें, तो 100 दिन का रोजगार पूरा होने के बाद मजदूर आवेदन देता है कि मेरी मजदूरी दे दी जाए। नहीं, इसको ठीक से समझिए। 365 दिन हम काम दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो मजदूर आवेदन देकर मांगते हैं और नहीं दीजिएगा तब उसको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। उसके क्या नियम है सुभाष जी? उसका नियम है कि कोई मजदूर रोजगार सेवक को लिखित देगा आवेदन कि हमको रोजगार चाहिए,
अगर 15 दिन बीत जाता है तो मजदूरी का टोटल रेट कितना है एक दिन का, मान लीजिए 200 रुपया है, तो उसका 1/4 कितना हो गया, 50 रुपया। उसको बिना काम किए हुए 15 दिन का 750 रुपया पेमेंट हो जाएगा, ये बेरोजगारी भत्ता हुआ। अगर 30 दिन हो जाता आवेदन दिए हुए तो 50%, यानी 50 दिन का जो मजदूरी का रेट होगा वो उसको दे देना। और 100 दिन हो गया तो 100 दिन का मजदूरी उसको बिना काम किए हुए उसके खाता में दे देना है। इसी को बेरोजगारी भत्ता कहते हैं। अब मैं जरा सा सुभाष जी को रोकूंगा और अपने दर्शकों को ये बात बता दूं कि देखिए, ये पूरा कानून और पूरी व्यवस्था है मनरेगा की, लेकिन शायद बिहार के मजदूर जो कहीं अनपढ़ हैं वो नहीं जानते कि यदि उन्होंने रोजगार मांगा है और उन्हें नहीं मिला है तो पीछे से ये भी बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था है, जो कि शायद यही व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को जन्म दे रही है कि जो मजदूर ने नहीं मांगा, नाम लिखाया, पलायन करके दूसरे जगह मजदूरी करने चला गया, तो उसके नाम पर पैसे निकाले जा रहे होंगे। और निश्चित तौर पर सुभाष जी ने जो सवाल खड़ा किया है कि मुख्यमंत्री नहीं लेकिन पंचायती राज मंत्री को तो इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि कितने मजदूरों ने ये ऑन डिमांड पत्र देकर अपनी मजदूरी मांगी है। सुभाष जी, एक सवाल और लेते हैं। जैसा आपने कहा कि बेरोजगार मैंने पलायन दो तरीके के हैं। एक पलायन जो आपने कहा कि रोजगार नहीं मिल रहा है, मनरेगा से सही से आवेदन जाने के बाद भी बुलाहट नहीं आता, तो एक वो पलायन हो रहा है। दूसरा पलायन कुछ ये सिवान से लेके और भी जो ये इलाके हैं और भी कुछ जो बेल्ट हैं वहां से विदेशों की तरफ पलायन हो रहा है। तो आप क्या मानेंगे कि जहां लोगों को 50,000 60,000 की नौकरी मिल रही है और 1% ही है, मान लीजिए 2% 3% है, तो जो विदेशों में पलायन कर रहे हैं क्या उनको भी कुछ रोकने की व्यवस्था? अरे उसके लिए तो बहुत बड़ी बड़ी योजना बिहार में चलाया। नरेंद्र मोदी जी जब इस देश में आए 8 अप्रैल 2015 को एक योजना लॉन्च किया उन्होंने, तो लगा कि वास्तव में हिंदुस्तान में राम राज आने वाला है। प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण, उसका नाम ही है प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण का मतलब है कि जो टेक्निक है, जिसके अंदर स्किल है, उस स्किल जो सड़क के किनारे जिंदगी जी रहे हैं, मोटरसाइकिल बना करके, कपड़ा बुन करके, कपड़ा सी करके, बड़े बड़े बिल्डिंग बना करके। एक बात, तो मैं समझ गया वो बात, जरा सा शॉर्ट नहीं करें, लेकिन मुद्रा योजना जब लोग जाते हैं बैंकों में लेके कि भाई हमें मुद्रा योजना में लोन दीजिए, 10,000 से योजना शुरू होती है सत्तू बेचने वाले, 20 लाख, तो बैंक कहता है जाइए जाइए यहाँ से जाइए। और आज देखिए यहाँ के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बैंकों में लेकर, क्या ये गड़बड़ झाला क्या हो रहा है? ये आपने जो सवाल किया उसी के में सब चीज आ जाएगा, 2 मिनट में आ जाएगा। तो जो ये योजना इसलिए चलाया गया कि टेक्निकल लोगों को काम दिया जाए, लेकिन ये मुद्रा जो है गलत लोगों के हाथ में चला गया। तो फिर जो टेक्निकल मजदूर को तो रोजी रोटी चाहिए, वो तो मिट्टी काट नहीं सकता है ना, वो तो जब करेगा तो टेक्निकल काम करेगा। तो वो विदेश जाने के लिए गांव का कोई आदमी टेक्निकल मिल जाता है कि हम भिजवा देंगे, इतना रुपया जमा कीजिए, तो देखा कि यहाँ के सरकार तो मेरा रोजी रोजगार देगा नहीं, इसलिए वो पलायन करना शुरू कर दिया। और मुद्रा ऋण का पैसा ऐसा नहीं है, अभी पिछले 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने, आप अखबार खोलकर देख लीजिए, 52 लाख करोड़ रुपए इस देश में 10 वर्षों में उन्होंने दिया है। बिहार में 4 लाख करोड़, पूरे देश में 52 लाख करोड़ का श्वेत पत्र जारी किया है मोदी जी ने। तो पैसा गया कहाँ? हम बताते हैं कहाँ चला गया। जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं, इस लोन को मिलता है सादा कागज पर, आवेदन लिख दीजिए, आपको बिना गारंटी के लोन मिल रहा है। तो बिना गारंटी के बड़े बड़े जो व्यवसायी हैं वो तो होशियार होते हैं, वो बैंक मैनेजर से साधे, और बैंक का मैनेजर जो है मिली भगत से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की शासन है, एक तरफ ध्यान दीजिए। और जितने भी बैंक हैं, ये बहुत बड़ा मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं, ये पूरे देश में जितने बैंक हैं, आरएसएस के बगैर मोहर के वो मैनेजर नहीं बन सकते। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से जो पढ़ के आया है, आप सर्टिफिकेट चेक करवा लीजिए पूरे देश में ब्रांच मैनेजर का, वो जो है आरएसएस के स्कूल से पढ़ करके आए हैं और उन्हीं को ब्रांच मैनेजर। तो शायद आरएसएस को लोगों को बैंक मैनेजर इसलिए बनाया जाता है कि आरएसएस के पास भी काला धन आता है गुरु पूर्णिमा के दिन, और आप बताते इसलिए बनाया जाता है कि जो व्यवसायी वर्ग है उसी को लोन देना है।
ये हाथी के दांत, मैं बार बार कह रहा हूं, हाथी के दांत दिखाने के लिए कानून बन गया कि हम फुटपाथ दुकानदारों को देंगे। बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज हम कर रहे हैं। हम, मैं बोल रहा हूं, आरएसएस के ऊपर नहीं बोल रहा हूं, उस विद्यालय से जो पढ़ के आया है, ब्रांच मैनेजर उसी को बनाया। मैं भी सरस्वती शिशु मंदिर से ही पढ़ गया हूं, लेकिन इतने तीखे सवाल आप उस बैंक के प्रबंधक में अगर आप बैठे रहते, आप उसी में से किया गया है। हमने आरएसएस पर सवाल नहीं खड़ा किया। आरएसएस के विद्यालय सरस्वती शिशु विद्यालय मंदिर जो देख रेख में चलती है, उससे जो मैट्रिक इंटर बीए करके बीपीएससी या जहां से बैंक का परीक्षा होता है पास, उनको ऐसे पद दिया जा रहा है और उसको डायरेक्शन दिया जा रहा है कि आपको बीजेपी के लोगों को ही लोन देना है। चलिए, आरएसएस पे भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होने लगा कि जो आरएसएस जो है हिंदुत्व के लिए जाना जाता था, जो आरएसएस समाज सेवा के लिए जाना जाता है, वो कहीं ना कहीं शिशु मंदिर में, जिसका पूरा संरक्षण शिशु मंदिर का आरएसएस करता है, और वो आरएसएस अब अपने लोगों को पैसा कमाने या बड़े लोग जो बड़े लोग हैं उनको और भी बड़ा बनाने के लिए बहुत से ऐसे कामों में जो है वो अंदरूनी रूप से शामिल हो रहा है। एक लाइन और ले लीजिए, टेक्निकल किस जाति में है? सबसे ज्यादा टेक्निक अल्पसंख्यक समाज में। बिल्कुल, मुसलमान सबसे ज्यादा मुसलमानों के घर में टेक्निक है। मैं दावा कर रहा हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी को यदि हिम्मत है तो ये श्वेत पत्र जारी करे कि बिहार में कितने 52 लाख करोड़ में कितने लोगों को दिया गया है? 52 लाख करोड़ में बिहार में कितना दिया? बिहार में 4 लाख करोड़। 4 लाख करोड़ रुपया में कितने अल्पसंख्यकों को? कितने अल्पसंख्यक को आपने पैसा? बहुत बड़ा चैलेंज है बिहार में ये नीतीश कुमार के लिए। सुन लीजिए नीतीश कुमार जी कि 12 लाख करोड़ ना, इसके लिए महागठबंधन के लोगों ने कोई सवाल नहीं उठाया कि जो ये पैसा है जो 4 लाख करोड़ रुपया जो है मुद्रा योजना के तहत जो बिहार में बांटा गया है, आखिर किसके जेब में गया है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ये सूची जारी करे बिहार सरकार कि 4 लाख करोड़, ये आपको 8 अप्रैल 2015 से लेकर 8 अप्रैल 2025 तक 10 वर्षों का प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली में जश्न मनाया, सब लोगों ने पार्टी किया, तो बिहार में 4 लाख करोड़ रुपया में अल्पसंख्यक समाज को कितना दिया गया और यह पैसा किस किस व्यवसायियों को दिया गया, कितने फुटपाथ दुकानदारों को दिया गया, ये सिर्फ हमको वित्त मंत्री जी श्वेत पत्र जारी करके बता दें। सम्राट चौधरी जी बता दें। बहुत बड़ा चैलेंज है सम्राट चौधरी के लिए कि है हिम्मत तो बता दीजिए कि 4 लाख करोड़ रुपया किन व्यवसायियों को दिया गया है। जनसुराज का खुलेआम चैलेंज है वित्त मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को। अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं। सम्राट जी अपने भाषणों में हमेशा कहते हैं कि यदि लालू यादव दूसरे को मुख्यमंत्री घोषित कर दें सिर्फ अपने बेटे को छोड़ के, तो मैं मैदान से हट जाऊंगा। क्या यदि अंतिम समय तक लालू यादव कहेंगे कि दूसरा यादव का बेटा मुख्यमंत्री होगा, क्या करेंगे? शांति। देखिए, हमारे नेता का स्पष्ट है कि बिहार को बदहाली से निकालना है, तो एक ही परिवार के लोगों से तो बिहार बदहाली से नहीं निकलेगा। 1250 परिवार, ये यानी वंशवाद को समाप्त करना, ये हमारे नेता का विजन है। तो ये लालू प्रसाद जी तेजस्वी यादव जी को तो अपना उत्तराधिकारी बनाया के चल रहे हैं। उत्तराधिकारी बनाए तो क्या प्रशांत समर्थन? देखिए, प्रशांत जी जो अगर बोल रहे हैं इस बात को, तो निश्चित रूप से उस बात को हम लोग भी सहमत हैं। तो किसे नहीं सहमत? जनसुराज में जो आपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब ये बनाए हैं, वो लोग जनसुराज पार्टी ने एक अपनी बात कह रहा है, एक अपनी बातों को उठाया कि अगर लालू प्रसाद जी को अगर हिम्मत है तो परिवार से बाहर निकले। जनसुराज अकेली है कि ऐसी पार्टी होगी जो 243 पे लड़ रही है? बाद बाकी सभी पार्टियां 115-20, जनसुराज के बाद राजद जो होगा जो करीब 140 से 150 पे लड़ेगा। क्या मानते हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी? ये दम किसी को नहीं है। ये प्रशांत किशोर जी को ही एक दम है कि 243 विधानसभा पर चुनाव लड़ेंगे। चूंकि इन लोगों को सत्ता चाहिए, किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, जदयू और आरजेडी को सत्ता चाहिए और प्रशांत इनको सत्ता से रोकेंगे। देखिए, प्रशांत जी को कोई रोक नहीं पाएगा। प्रशांत सत्ता में आने से रोकेंगे इनको, तभी तो निश्चित हम जो है जनता की सरकार बनाना चाहते हैं और जनता रोकेगी। और प्रशांत किशोर जी की जो विजन है बिहार को बदहाली से निकालना, भाषण नहीं है, बदहाली से निकालने का हम तरीका बता रहे हैं। हम तो पहले 5 काम हमने लोगों को बताया है कि 5 काम आने के साथ हम करने जा रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को नेत्रहाट विद्यालय की तरह हम कर देंगे। हम महिलाओं को मुख्यमंत्री नीतीश, मतलब सत्ता में आप आ रहे हैं? बिल्कुल।
पहली बार ही। बिल्कुल लेकिन गांव प्रशांत तो कह रहे हैं कि ना अर्श पर या तो फर्श पर। जी नहीं, प्रशांत जी जो कह रहे हैं अर्श नहीं तो फर्श, निश्चित रूप से उनका जो विजन है वो हिम्मत के साथ बोल रहे हैं कि हमारी सरकार तो बननी है, हमारी सरकार लोग बना रहा है। ये ओवर कॉन्फिडेंस कहीं नहीं है? साल भर नहीं हुआ। देखिए, ये ओवर कॉन्फिडेंस का स्क्वायर करिए। प्रशांत किशोर जी को ही खुद नहीं पता है कि उनकी संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। प्रतिदिन 15 से 20 हजार लोग जन सुराज परिवार में जुट रहे हैं। हमारे नेता को मैं रात बताया, आप सर भरोसा करिए कि 15 से 20 हजार लोग रोज बढ़ रहे हैं। चलिए, तो समय की कमी है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो सुभाष कुशवाहा कह रहे थे, करीब करीब 5 करोड़ लोग जो है सोशल मीडिया में जनसुराज को रोज देखते हैं। सुभाष जी ने जैसा कहा, हमारे पास वो आंकड़े नहीं है कि 15 से 20 हजार लोग जो है रोज जनसुराज से जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत हमेशा कहते हैं कि मैं सत्ता के लिए नहीं, बिहार को बदलने के लिए आया हूं। लेकिन देखना यह होगा कि इस जातिवाद के बिहार में प्रशांत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बदलते बिहार को कितने लोग देखना चाहते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन गौरव के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।